आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजरंगम राजस्थान रंग महोत्सव के तहत इस सत्र में एक संगोष्ठी का आयोजन होगा। ये संगोष्ठी है एक रंगकर्मी से वार्ता। रंगकर्मी किस तरह से अपने जीवन को आगे लेके चलता है, कैसे वो रंगकर्म करता है, उसके लिए क्या चुनौतियां हैं, कैसे वो तैयारी करता है, सभी प्रश्नों के जवाब आज हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हैं चिन्मय दास जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आप पधारिए। राजरंगम नाट्य समारोह इस बार हम 8वीं बार आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2013 में जब मेरा पीएचडी अवार्ड हुई थी, जूनियर फेलोशिप का काम पूरा हुआ था, मेरा ट्रैवलॉग सीरीज है डेजर्ट कॉलिंग, उसके 73 एपिसोड पूरे हुए थे 2009 में और 2011 में। तब एक नाट्य समारोह की रूपरेखा बनी थी, जो ये परंपरा 2013 से अब तक चल रही है। कभी हमने इसको 2 वर्ष में एक बार किया, कभी हमने लगातार वर्षों में भी किया है। इस बार ये 8वां राजरंगम भी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में हमारी संस्था एक्टर्स थिएटर राजस्थान के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। तो आज की संगोष्ठी प्रारंभ करें उससे पहले मैं रवि, आप आ जाइए एक बार और सर का स्वागत करें, क्योंकि हमारे स्वागत की परंपरा है। तो स्वागत के साथ ही फिर हम अपने इस स्वागत है सर आपका। चिन्मय दास कोई छुपा हुआ नाम नहीं है और दिल्ली शहर में जिस तरह से बहुत नियमित रंगकर्म आप कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। दिल्ली शहर के युवा रंगकर्मी इनकी टीम में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। तो आज इनके अनुभव का लाभ हमें भी मिले। चूँकि ये पूरा सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेशन के बाद में हम इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है या जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, वो भी अपने घर पे रह करके इस संगोष्ठी को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे। तो सर प्रारंभ करते हैं। बहुत ही ये एक अवसर है हमारे पास में, जो हम चिन्मय जी के अनुभव को लेंगे और उनके अनुभव से कुछ नई चीज़ें जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रंगमंच के क्षेत्र में आपका कैसे पदार्पण हुआ, रंगमंच की दुनिया में आप कैसे आए और क्या वो सोच रही या क्या वो प्रेरणा रही जो आपको रंगमंच पे लेकर के? यहाँ आए सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूँ रंगकर्मियों को और जितने यहाँ श्रोता बंधुगण हैं, तो सबको बहुत बहुत प्यार और आभार। तो ये पहली बार जयपुर तो पहली बार नहीं आ रहा हूँ, और इससे पहले बहुत बार आया हूँ। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल में मैं एज एन एक्टर काम करता था। तो लगभग महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हमें आना ही होता था यहाँ पर शो करने के लिए। बट उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद एज एन एक्टर काम करते थे पहले, और उसके बाद डायरेक्शन में आ गए। तो डायरेक्शन में काम करते करते अभी चंद्रदीप जी बुलाए इस बार नाटक करने के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथ मेरी टीम जो है वो भी काफ़ी यंग लोग हैं, सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो हम लोग निरंतर रंगकर्म कर रहे हैं, और रंगकर्म करना अपने आप में आज की डेट में बहुत मुश्किल है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बात जहाँ तक है, सवाल ये है कि रंगकर्म में कैसे आना हुआ। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बेंगलौर से। तो वहाँ पर क्या संस्कृति, कल्चर और डांस, संगीत बचपन से ही हम पढ़े लिखे करते थे, और साथ में ये सब हमें करना ही होता था। फिर जीवन का ही एक
अंग था। तो क्लास 4 में पहली बार स्कूल में नाटक हो रहा था। तो नाटक के दौरान कोई एक ऐसा नाटक हो रहा था, मजेदार कहानी है। तो उसमें राजा रानी का किरदार था। तो छोटे बच्चे थे हम लोग, क्लास 4 में थे। तो मेरा चयन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं काला था। तो राजकुमार जो है वो काला नहीं हो सकता। तो क्लास के जितने गोरे बच्चे थे उनको लिया गया। तो कुछ ऐसा संवाद था या दृश्य था जहां पर प्यार का सीन था। तो जिनको चुना गया, जिस बच्चे को चुना गया था, वो कर नहीं पा रहे थे, शर्मा रहे थे। तो एक बच्चा पहले लिया गया, वो शर्मा रहे थे, उसको हटा दिया गया। दूसरा एक गोरा बच्चा फिर से चुना गया, फिर वो शर्माए, राजकुमारी के सामने जाके फिर वो शर्माए। और शायद रंग करने के कारण या एक्टर थे या खून में वो था या पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। तो शुरू से बेशर्म रहा था शायद। तो मैंने कहा टीचर मैं ट्राई करूं? तो कह रहे तुम? तो कह रहे ठीक है, आओ देखो, तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो मैं गया और वो सीन एकदम बहुत ही स्वच्छंद तरीके से मैंने कर दिया। तो ऐसे पहली बार शुरुआत हुई थी, नाटक करने लगा था। फिर वहां पर हम इंदौर में थे, तो वहां पर डांस का बहुत मतलब माइम और बहुत सारे फोक डांस फॉर्म ये सब होता था। तो बचपन में सभी बच्चे जाते थे खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने। तो मुझे पता नहीं क्यों शुरू से लगता था कि यार नहीं, डांस सीखना है, डांस सीखना है, संगीत सीखना है। तो मैं डांस में जाके मैंने डांस ज्वाइन किया और डांस करने लगा, साथ में थिएटर करने लगा, डांस करने लगा। करते करते कॉलेज में पहुंचा। और मैं बेंगलोर की बहुत एक छोटा शहर है शांतिनिकेतन, आपने सुना होगा शायद नाम, रविंद्रनाथ टेगर जहाँ उनका यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो सन 2000 के आसपास जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान कॉलेज में भी नाटक वगैरह, थिएटर, डांस, ड्रामा ये सब चलता रहा। करते रहे, ऐसे ही करते रहे। पता ही नहीं था कि एनएसडी क्या है क्या नहीं। एनएसडी का नाम भी नहीं सुना था, एनएसडी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। कलकत्ता भी हमारे लिए था कि बहुत विदेश है, बहुत दूर है। तो ऐसे करते करते जब कलकत्ता एमए पढ़ने आए, तो वहाँ पहली बार ही पता लगा। एमए मतलब पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था, नाटक विधा से नहीं कर रहा था। एमए करने के लिए कलकत्ता पहुंचा। तो मेरे ही ग्रुप के मतलब मेरे जो दोस्त थे वो कहीं थिएटर करते थे कलकत्ता। तो मैंने कहा यार मुझे बताओ, मैं भी थिएटर से हूँ और मुझे थिएटर करना है, और कलकत्ता में थिएटर कहाँ कर सकते हैं। तो कुछ उन्होंने कहा। मैं गया तो कुछ ऐसे ग्रुप होते थे वहाँ पर उन दिनों, जो कि थोड़े से सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप होते थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा जी मैं थिएटर करना चाहता हूँ, कर आइए ज्वाइन करिए, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है वो दे दीजिए और ज्वाइन करिए। तो मैंने दे दिया और ज्वाइन किया। रोज शाम को मैं वहाँ जाऊँ, रोज उनका नाटक हो जो कि ड्राइंग रूम ड्रामा है, और मैं बैठा। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बैठे रहे, उनका नाटक देखता रहा। कभी कोई चांस नहीं मिला, बस बीच में चाय वगैरह पीते रहे। इतना ही होता रहा थिएटर के नाम पर। मैं बोर हो गया। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि और कहाँ है, और कौन सा ग्रुप थिएटर है जो यंग जनरेशन है या यंग लोग हैं जो करते हैं। करते मुझे वहाँ पर एक ग्रुप थिएटर जो नए बच्चे थे, यंग बच्चे थे, उनके साथ मैंने करना शुरू किया। उससे पहले और एक घटना है। जब मैं ये ढूंढ रहा था ग्रुप थिएटर, उस दौरान मुझे किसी ने पता लगा आप रेडियो में क्यों नहीं जाते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा। तो मैं कलकत्ता में रेडियो स्टेशन था वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ कोई एक सज्जन मिले, कह रहे हाँ बताओ। मैंने कहा मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे डबिंग करनी है। अच्छा आओ, तो टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने जाके बोला कुछ, कह रहे ठीक है तुम आते रहो, कन्विंस के लेवल पे मैं तुम्हें पैसा दे दिया करूँगा, तुम आओ, देखो, बैठो और सीखो। मैंने ठीक है। वहाँ बैठता रहा, सीखता रहा। कभी कभार कोई एक आध लाइन रेडियो में बोल दिया, तो वो कब टेलीकास्ट हो रहा है, कब प्रसारित हो रहा है, वो सुनते थे ऑन करके कि भाई मेरी आवाज़ है, ऐसा करके। तो करते बहरहाल एक ग्रुप थिएटर मिला जहाँ पर काफ़ी सारे यंग लोग थे और वो नाटक के रिहर्सल कर रहे थे। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। ये 2000 के आसपास की 99 की बात है। तो ज्वाइन करने के बाद चूंकि
क्योंकि मैं डांस से बिलोंग करता था, फोक डांस वगैरह करता रहता था, मेरी मूवमेंट काफ़ी सही थी, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे नाटक में रोल दिया जहाँ पर डांस के बहुत सारे मूवमेंट होते थे, डांस कोरियोग्राफी था। तो पहली बार मुझे जब मौका मिला तो डांस कोरियोग्राफी के लेवल पे कैलकाटा के ग्रुप थिएटर में मुझे मौका मिला और वो शो मैंने किया। वो नाटक था फाउस्ट, गॉयथे का एक जर्मन प्ले राइट है, उनका एक नाटक था फाउस्ट करके, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और फिर मैं वो नाटक करता रहा। फिर उसी ग्रुप में एक नाटक हो रहा था रक्त कल्याण, उस दौरान गिरीश कर्नाड जी का था। तो रक्त कल्याण का तो कुछ समझ में उस समय आता नहीं था, मतलब जो सब्जेक्ट है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है रक्त कल्याण के अंदर, और जो एक आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं। तो बहरहाल नाटक करना शुरू किया तो रोल मिला बसवंदा का, पहले ही नाटक में मेन रोल मिल गया। तो बड़ा मुश्किल था निभाना, क्योंकि मैं बंगला भाषी था, ठीक है ना, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी उस समय तो मुझे। तो हिंदी में नाटक करना मेरे लिए बहुत ही एक स्ट्रगल वाला मामला था, बहुत ही बहरहाल जो भी है करता रहा। फिर वो नाटक का शो हो गया। तो कलकत्ता में वहाँ पर क्या है, एक लाइब्रेरी है नाट्यशोध संस्थान करके, जहाँ पर एक ही लाइब्रेरी है जहाँ पर सिर्फ हिंदी में नाटक अवेलेबल है, बाकी आप कहीं भी जाएंगे सारे बांग्ला में नाटक है। तो पहली बार हमारे उस ग्रुप में एक जन थे, वो NST का एडमिशन दिया था उन्होंने, उनका हो गया था। तब मुझे पहली बार ही पता लगा कि NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये अनुपम खेर, ये सब लोग वहाँ से निकले हैं, पास आउट हुए हैं। तो शुरुआत में तो मैं छोटा ही था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था। तो मुझे कहा मेरा वहाँ सिलेक्शन कैसे होगा, उनको तो हिंदी आती है, हिंदी में आपको नाटक करना है, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती है, मैं कैसे करूँगा। तो ये सब मन में सवाल रहा। फिर देखा देखी कि बड़े लोग भी, सीनियर्स लोग जाते थे नाट्यशोध संस्थान में नाटक पढ़ने के लिए, तो मैं भी वहाँ का मेंबरशिप मैंने ले लिया और वहाँ जाके नाटक पढ़ने लगा। तो पहली बार जो नाटक मैंने पढ़ा था, आज मुझे याद है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, एक तो हिंदी, ऊपर से संस्कृत हिंदी, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ठीक है, पढ़ लिया और कुछ नाटक और पढ़ते रहे, हिंदी भाषा जो है वो सीखने की कोशिश किया, करते रहे, ऐसे ही चलता रहा। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गए, NST के एग्जाम के लिए भरना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ग्रुप में से 4 लोग जो थे हमारे ग्रुप में, 2 लड़कियां थी और मैं एक था और एक लड़का था, चारों ने फॉर्म फिलअप किया। आप सारे के सारे लोग जो है वो राजधानी शहर से हैं, मतलब कलकत्ता से हैं। उन्होंने पहले से NST का वर्कशॉप कर रखा था, तो उनको लगा कि चलो उनका ही होगा, मैं तो कहीं छोटे शहर से आया हुआ हूँ, मेरा तो शायद नहीं ही होगा। तो अंडरडॉग था उस समय में, फिर भी मैं कोशिश करता रहा। तो करते प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं वहाँ पदार्थी की नाट्य संस्थान है, वहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, वहाँ देने गया। तो देने के बाद जब एग्जाम दिया मैंने, तब मुझे पता भी नहीं था वहाँ पर कौन NST के डायरेक्टर है। तो कहानी ऐसी है कि राम गोपाल बजाज सर थे, तो किसी ने कहा था कि उनके सर में बाल नहीं, मतलब वो गंजे, ठीक है, तो वही डायरेक्टर है, जो पैनल में बैठे होंगे जिनके सर में बाल नहीं होगा वो डायरेक्टर है। मुझे लगा ठीक है, तो मैं अंदर गया तो देखा 2 व्यक्तियों के बाल नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया कौन डायरेक्टर है। तो मैं चल के पहुंचा उनके पास कि ये मेरा एप्लीकेशन और लेटर जो भी है, तो कह रहे नहीं इसकी क्या जरूरत है, जाइए वहाँ जाइए, शायद यही डायरेक्टर है। बाद में पता लगा वो सुब्बा राव जी थे, हमारे योगा टीचर NST में थे, उनके भी बाल नहीं। तो ठीक है, जैसे ही एग्जाम वगैरह दिया, प्रीलिम्स दिया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा ही हुआ, निकल गया वहां से। शाम को रिजल्ट तब क्या करते थे, वो दीवार में ऐसे टांग देते थे। तो वहां ग्रुप में एक लड़का जो है वो वेट करता रह गया कि रिजल्ट मैं देख के वहां से मैं रिजल्ट पता करके फिर मैं ग्रुप में आऊंगा। और उस समय मेरा नाटक का शो भी था, तो हम लोग रिहर्सल में थे। तो जब वो शाम को वहां से रिजल्ट देख के वो आया, पहुंचा हमारे ग्रुप में, हम रिहर्सल कर रहे थे, तो कहा भाई 2-3 लोग का तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, मतलब मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स में। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा दुखी हुआ कि चलो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। रिहर्सल खत्म होने के बाद रात को 8 बजे मुझे लगा चलो एक बार जाकर देखता हूँ।
नहीं हुआ तो जाकर फिर वो लिस्ट जो है देखता हूँ। बारिश हो रही थी, बारिश को देखते हुए वहाँ पहुंचा, दुखी भी था बहुत, रो भी रहा था कि चलो एनएसडी नहीं हुआ, क्योंकि एनएसडी हमारे लिए मंदिर जैसा था, उसमें मंदिर मानते थे हम लोग कि एनएसडी में हो जाना मतलब है ना, नहीं अभी भी बात है, डेफिनेटली बात है, लेकिन उस समय था कि भगवान वहाँ पहुँचते ही जीवन बदल जाएगा, इस टाइप का कुछ था। तो वहाँ पहुँचा तो देखा वो गेट के अंदर से गेट लॉक था, वहीं से सामने टंगा हुआ था। वैसे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में देखा मिस्टर चिन्मय दास, ब्रैकेट में लिखा हुआ था आसाम, बाद में आसाम काट के बंगाल कर दिया गया था। तो जो मेरे दोस्त थे उनको लगा था शायद किसी आसाम के चिन्मय दास का हुआ है, हमारे इस चिन्मय दास जी का नहीं हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया, अच्छी बात है कि अब दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुंचना है, फाइनल में जाना है। तो 15 डेज 20 डेज बाद टिकट वगैरह करवा लिया, घर में बताया नहीं था, घर में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करके आप थिएटर करो। मैं एमए कर रहा था उस समय पॉलिटिकल साइंस में, तो वो चाहते थे, घर वाले चाहते थे कि एमए करके प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ, नाटक करके क्या होगा, एक धारणा ऐसी होती है जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में। जो भी है 15 दिन बाद एनएसडी पहुंचे हम लोग, तो वहाँ पर 3 लोग मेरे ग्रुप के लोग भी थे। उन्होंने कहा अरे बहुत बड़ी बात है, पहली बार मैं दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली का मजा ले, ठीक है ना, दिल्ली का मजा ले, जब तो होगा नहीं बट मजा लो, और बोलने के लिए होगा कि तुम एनएसडी गए थे, फाइनल एग्जाम में तुमने अपियर किया है, बोलने के लिए रह जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम दिल्ली का मजा लो। ठीक है, तभी मुझे लग रहा था कि मुझे हिंदी शायद नहीं आती है, बट जब वहां देखा मैंने कि बहुत सारे लोग आए हुए थे एमपी से, कहीं कहीं और स्टेट से, उनसे बात करना शुरू किया, तो मुझे लगा मैं कम्युनिकेट तो कर पा रहा हूँ, भले मेरी हिंदी खराब है या ग्रामेटिकली मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, का की बोल रहा हूँ, की का के बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हो रहा है, तो क्यों ना मैं उसको पॉजिटिव तरीके से करूँ। तो 4 दिन के वर्कशॉप में मैंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ट्रूथफुली मैंने वो वर्कशॉप कंप्लीट किया। बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने बहुत मजा लिया, टेंशन में नहीं था, टेंशन में कभी नहीं रहा कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं रहा। मैंने बहुत एंजॉय करते हुए एक फन लर्निंग जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से मैंने अप्रोच किया था। फिर वो वर्कशॉप कंप्लीट हुआ। उस दौरान क्या होता था, आप हॉस्टल में रहते थे और फिर एनएसडी के बाहर वहां पर रिसेप्शन में वहां पर लिस्ट टांग देते थे और फिर डे पे आप सुबह सुबह आएंगे और देखिए आपका नाम है कि नहीं है। तो कुछ मित्र थे, मैंने बोला तुम लोग जा रहे हो एनएसडी को देख लेना, बता देना। फोन उस समय होता नहीं था, तो वो गए, वो वापस नहीं आए। मेरा चलो मैं ही जाता हूँ देखने के लिए। कपड़े वगैरह पहन के बाहर वहाँ एक चाय की दुकान थी, वहाँ चाय वगैरह पी के मैं पहुंचा। वहां जाके देखा लिस्ट में नाम लिखा हुआ है मिस्टर चिन्मयी दास, चिन्मयी। कोई और है शायद, मैं तो नहीं हूं, पर मिस्टर देखना मैं भूल गया, ध्यान नहीं था। चिन्मयी दास में कोई लड़की हो सकती है, चिन्मयी बहुत से लड़कियों में नाम भी होते हैं। तो फिर ऑफिस में गया पता करने के लिए, कह रहा कि वो चिन्मयी गलत हो गया है, वो चिन्मय है। तो इस तरीके से फाइनल में सिलेक्शन हुआ और जो 3 लोग मेरे साथ और आए थे उनका किसी का भी नहीं हुआ। एनएसडी में प्रवेश लेने से पहले की आपकी क्या तैयारियां रही, कैसे आप अभ्यास करते रहे, कैसे रियाज करते रहे, और क्या आपने पढ़ाई की, क्या संगीत, जैसा आपने बताया नृत्य डांस तो आप कर ही रहते, वो तैयारी का क्या प्रोसेस है उसके बारे में? एक्चुअली एनएसडी के लिए मैंने कोई तैयारी की नहीं, सच्चाई तो ये, क्योंकि मैं शुरू से नाटक करता था, ठीक है, अब डांस भी मैं करता था। तो पहले शुरुआत हुई थी उसमें माइकल जैक्सन का बहुत क्रेज था, तो डांस की शुरुआत हुई थी ब्रेक डांस से। तो ब्रेक डांस सीखना करके मैंने सीखा था और वहां से फिर जो फोक डांस फॉर्म है तो उसमें एक ग्रुप था जहां हम डांस वगैरह बाहर जाकर शोज वगैरह करते थे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फॉर्म है वहां पर, आप जानते होंगे, थिएटर वाले जानते ही होंगे, माइम। तो माइम मैंने सीखा था, कुचिपुड़ी डांस में सीखता था, कराटे में करता था, फुटबॉल में खेलता था। तो अलग से कोई एनएसडी का प्रिपरेशन मैंने कभी नहीं किया। और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, तो एक समय मुझे पेंटर बनना था। तो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में मुझे एज ए पेंटर पेंटिंग में एडमिशन लेना था, एमएफए बीएफए में जो है, बट वो घर वालों के प्रेशर के कारण नहीं कर पाया था।
तो स्केचिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो सच्चाई ये है कि एनएसडी के लिए कभी हिंदी के अलावा मैंने कोई अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया। हिंदी बहुत खराब थी, हिंदी मतलब जितना वो हिंदी फिल्म देखी जितनी हिंदी आती थी उतनी आती, उससे ज़्यादा नहीं आती। तो जब एनएसडी में होने के बाद भी बहुत समय तक करीब करीब 5-6 महीने तक हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। क्लास में खड़े होते थे कि मैम मुझे कुछ बताना है और फिर वर्ड्स नहीं मिलते थे। फिर हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सब मिला के कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। तो सच्चाई तो ये है। बट आज के डेट में मुझे लगता है एनएसडी के लिए आपकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। पहले ऐसा नहीं रह गया है, बट पहले से आसान भी हो गया है कहीं ना कहीं एनएसडी क्रैक करना। पहले बहुत मुश्किल था। हमारे समय में 20 लोग होते थे, पूरे इंडिया से 20 लोग लेते थे, 4 सेंटर पर उनका एग्जाम होता था और उसके बाद 80 लोगों को सिलेक्शन करके वो दिल्ली लेके आते थे और दिल्ली में 5 दिन के वर्कशॉप के बाद 80 में से 20 लोगों का सिलेक्शन होता था। और आजकल तो सीट्स बढ़ गई है, 32, 33, 36 ऐसा कुछ हो गया शायद अभी फिलहाल। कूद के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, हम सब जानते हैं। और क्योंकि आप एनएसडी जाने से पहले जिस तरह से आप क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको तैयार कर ही रहा था। तो जो आज के स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी इस तरह से थिएटर करते हुए एनएसडी की तैयारी अपने आप होती रहती है। चलते रहिए तो कहते हैं चले रहती, चलते रहिए, रास्ते अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। जब मैं भी थिएटर में आया था, मेरा फैमिली कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में थे और दूर दूर तक कहीं भी कोई आर्ट एंड कल्चर में था नहीं। बट एक लगन थी, एक जिज्ञासा थी, नया सीखने की एक चाहत थी, जो और रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आगे बढ़ने की तरफ है। हालांकि बस ये कि जयपुर शहर में जब रंगमंच समझ में आने लगा तो रंगमंच को निरंतर करते रहे। यहाँ अच्छे निर्देशक मिले, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम करने का अवसर मिलता, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरित करता है। एक समय था, एक धारणा थी जब लोग ये कहते थे चलो कुछ नहीं करते, थिएटर कर लेते हैं। हमने खूब देखा है और उस वक्त फिर ऐसा जयपुर थिएटर में भी इस तरह का स्टाफ आया जो डेफिनेटली वो तैयारी नहीं कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, खड़ियों पर बैठ करके रंगमंच को डिस्कस कर रहा था, वो कहीं बढ़ नहीं रहा था। बट अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है, प्रोफेशनल जनरेशन, मतलब अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशन। मेरी वर्कशॉप में कोई डॉक्टर बन के आया, कोई इंजीनियर आया, कोई एमबीए का स्टूडेंट आया, तो नया स्किल आ रहा है, नया थॉट लेकर के आ रहा है। तो सर जो स्टूडेंट रंगमंच पे आना चाहते हैं और रंगमंच में एक सपना देखते हैं, रंगमंच में आने के बाद एनएसडी की तरफ जाए, तो वो तैयारी कैसे करें, स्पेसिफिकली बहुत बारीकी से हम जानना चाहेंगे। क्या करें, क्या रूटीन हो, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं क्षेत्र में, क्योंकि रंगमंच बहुत चैलेंजिंग है, जैसे सर ने पहले बताया, बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पे हम 2014 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला, मेरा पहला प्रोजेक्ट था मिनिस्टर ऑफ कल्चर का। उसमें हमने एक नाटक तैयार किया, उसका टाइटल था हम नाटक क्यों करते हैं। तो हमने खोजने का प्रयास किया ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है इस क्षेत्र में, तो हमें यहाँ तक लेकर आए। तो मेरी धर्मपत्नी मोनिका सिंह ने उस नाटक को लिखा था, तो उन्होंने क्योंकि वो भी थिएटर करती है, तो उन्होंने थिएटर एक्सपीरियंस को लेते हुए लिखा था कि रंगमंच में रोटी तो है पर सब्जी नहीं है, वो डायलॉग रखा था हमने, और आज भी वो नहीं चलता। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जो थिएटर में स्टूडेंट आ रहे हैं वो कैसे तैयारी करें और यहाँ से निकलने के बाद उनको कैसे प्लेसमेंट मिले, क्या उनको आगे सर्वाइवल के अवसर मिले, उस बारे में। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सवाल है ये। रंगमंच के लिए हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा शायद लगता है कि एक्टर बनने के लिए शायद हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऐसा समझता था जब मैं एनएसडी आया था, तो मुझे लगता था चलो आप पढ़ाई लिखाई से आपको आज़ादी मिल जाएगी, पढ़ना लिखना जो है वो बंद हो जाएगा। बट एनएसडी आने के बाद मुझे पता लगा कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। और ऐसे सब्जेक्ट्स, मैथ्स बिल्कुल मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं रहा बचपन से लेकर अभी तक भी नहीं है, अभी तक भी मैथ्स में मैं 0 ही हूँ। बट उस दौरान मुझे लगा था एनएसडी आने के बाद शायद आपको मैथ्स पढ़ने की या जानने की आवश्यकता नहीं है। पर कारपेंटरी की क्लास में जैसे पहुँचे तो पता लगा फिर वही मैथ्स आ गया, सब कुछ आ गया। तो और थिएटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट था, उस पर भी हमें पढ़ना पड़ता था, बहुत हिस्ट्री। तो पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं
तो मुझे लगता है हम लोग नाटक पढ़ते हैं सिर्फ, नाटक की जो कहानी है वो कहानी सिर्फ हम पढ़ते हैं, बट नाटक किस समयकाल में लिखा गया, कब लिखा गया, उस समयकाल में वो राइटर कहाँ होते थे, मतलब किस प्रदेश, देश, काल, समय, उस समय उस देश या समाज में जो परिस्थिति, स्थिति या कंडीशंस, वो सब जानना बहुत जरूरी है एक नाटक को समझने के लेवल पे। तो नाटक को समझना बहुत जरूरी है और नाटक के बारे में आपका अपना एक विचार जो है वो आपको सोचना पड़ेगा या डिस्कशन करना पड़ेगा। आजकल गूगल अवेलेबल है तो बहुत आर्टिकल आपको मिल जाएंगे वहाँ पढ़ने के लेवल पे, नाटक के लेवल पे, तो वो जानना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम नाटक जो है आप इंडियन जो नाटककार हैं, जैसे बहुत फेमस नाटककार हैं गिरीश कर्नाड हो गए, ये बहुत फेमस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉडर्न इंडियन जो राइटर हैं उसमें से बहुत ही अच्छे राइटर हैं गिरीश कर्नाड। उनको सारे बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स हैं या जो बड़े जो रंग कर रहे हैं, आज की डेट में भी रंग कर रहे हैं और अभी तक गिरीश कर्नाड को आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो बिल्कुल करना चाहिए। शेक्सपियर के नाटक आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो यूरोप के जो नाटककार हैं जैसे इब्सन है, अंतन चेखव है, ब्रेख्ट है, इनके नाटक भी पढ़ना साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि रंगकर जो है वो एक देश काल के अंदर सीमित नहीं है, कहीं कहीं वो मतलब ग्लोबली हम सोचते हैं, रंगकर जो है ग्लोबली हम जोड़ते हैं, क्योंकि समाज और जो मानविक एक इंसानी जो आपके सिद्धांत है उन सब चीज़ों को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो आर्ट बेसिकली समाज का एक दर्पण। हम जब रंगकर्म करते थे हमें ये बताया जाता था कि हमारे समाज में अगर कुछ हो रहा है, कुछ हमें उसके खिलाफ कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो उसका एक माध्यम है, एक जरिया है थिएटर या रंगकर। तो उसी तरीके से जब भी हम नाटक पढ़ते हैं तो वो नाटक समसामयिक है या नहीं है, आज भी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक नाटक का नाम आपने सुना होगा कि वेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बेकन की नाटक है। तो उस नाटक को अगर हम पढ़ेंगे, आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉर्म जो है वो एब्सर्ड। तो एब्सर्ड और एब्सर्डिज्म जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उस नाटक को हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे आषाढ़ का एक दिन, हमें लगता है लव स्टोरी है, जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है, बट वो नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोहन राकेश ने जब देखा ये कि लोग जो है गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं नेम फेम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, और वहां जाके क्या है वो जड़ से खो रहे हैं, जड़ उनका जो है वो गायब हो रहा है। और जब बाद में वो वापस आते हैं अपने गांव में, देखते वहां पर भी अब कुछ रह नहीं गया, तो ना वो घर के रहे और ना वो घाट के रहे। तो कहीं ना कहीं नाटक इस पे आधारित है, प्रेम है और वो चरित्र जो है कहीं ना कहीं काल्पनिक है। कालिदास है या मल्लिका है, व्योम है, ये काल्पनिक चरित्र है। तो इसी तरीके से एक नाटक को पढ़ने के समय उसकी समय काल, राइटर ने कब लिखा, उस समय उस देश में क्या चल रहा था, क्या स्थिति परिस्थिति रही है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस नाटक के अंदर जो किरदार हैं, उस किरदार से आप रिलेट करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे सवाल आते हैं। एनएसडी में सवाल आते हैं कि अगर इस नाटक, कौन सा नाटक आपको अच्छा लगता है? उसने कहा कि भाई आषाढ़ है। अच्छा, इसमें कौन सा पात्र आप करना चाहते हैं? तो कहते हैं कालिदास का पात्र। क्यों? कालिदास के अंदर क्या ऐसा क्या है जो आप अपने में रिलेट करते हैं, बताइए। या फिर ऐसे सवाल कि आज अगर आपको मोहन राकेश जो है कन्नड़ प्रेस में घूमते हुए मिल जाए तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? 5 सवाल, बहुत ही क्रिएटिव सवाल है। तो एनएसडी में ये एक तरीके से मुझे लगता है जो विचार है वो नापते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, और आप किसी भी चीज को लेके आपके अंदर एक विचार है या नहीं है, वो ज्यादा वो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बजाय ये कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। डेफिनेटली आप अच्छे एक्टर नहीं भी होंगे तब आप एनएसडी में एक्टर बनने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान वो नहीं देते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, किसी भी चीज को लेकर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना है या नहीं है, आप कितने कल्पनाशील हैं और आप अवेयर है कि नहीं है हर चीज को लेकर। तो सवाल जो है बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो पढ़ते नहीं। तो मुझे ये लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है।
वो कुछ भी आप पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, आप कविता पढ़िए, कविता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई आप कुछ और जो आपके पेपर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ते आपको रहना चाहिए। तो ये सब जब मिलके कहीं ना कहीं हम एक संपूर्ण एक्टिंग और रंगमंच की तरफ हम बढ़ते हैं और एनएसडी के एग्जाम देना हमारे लिए आसान हो जाता है। पेंटिंग का ज्ञान मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो प्रोसिडियम थिएटर है ये कहीं ना कहीं कैनवस है। उसके अंदर जब नाटक हम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या कोरियोग्राफी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं। सो पेंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पे आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, इंडियन हिस्ट्री क्या है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि चूंकि ये रंग कर्म है और रंग कर्म में नाट्य शास्त्र जैसे कहा गया है कि सारे शास्त्र इसमें समाहित है। तो आप किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक्टर बनने के लेवल पे हो या एनएसडी के एग्जाम में क्रैक करने के लेवल पे हो, वो सब आपको हेल्प करेगा। तो लगातार आपको करते रहना चाहिए। जी, कोई और? हाँ सर, हमें जानना चाहिए कि आपने अभी तक किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कौन कौन से नाटकों में आपने काम किया है। कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमेशा शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, तो एनएसडी आने के बाद मैंने बहुत सारे जो फेमस डायरेक्टर हैं उनके साथ मैंने काम किया है। तो उल्लेखनीय है अनुराधा कपूर, डॉक्टर अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, बीवी करण। लास्ट नाटक हमने उनके साथ किया था, जिन्होंने तुगलक का जो अनुवाद किया था। उन्होंने तुगलक लिखा है, अनुवाद नहीं, सॉरी, अनुवाद किया है। तुगलक लिखा है गिरीश कर्नाड जी ने, अनुवाद किया बीवी करण ने। तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये वो कर्नाटक से थे तो उनकी हिंदी भी कमजोर, मतलब उस तरीके से, मतलब एक्सेंट के लेवल पे हमेशा उस तरीके से बात करते थे। ये खेल है, ये खेल है, स्टानिस्लावस्की की है, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली खेल है, तो खेलो। और खेल में जितना आपको मजा आएगा उतना ही ऑडियंस को भी मजा आएगा। अक्सर वो ये कहा करते थे। और तो बीवी करण है, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र राजनपुर, प्रोफेसर रामगोपाल बजाज, अभिलाष पिल्लाई, और फिर उसके बाद रेपर्टरी में आने के बाद प्रसन्ना जी के साथ मैंने 4 नाटकों में काम किया है। उनके साथ बहुत सारे नाटकों में मेन एक्टर की अभिनय, मतलब भूमिका की है उनके नाटकों में। प्रसन्ना जी तो एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे रंगकर्मी हैं और आज भी निरंतर वो सक्रिय हैं इस एज में भी। तो कभी आपको मौका मिले उनकी वर्कशॉप करने का या कहीं पर भी यहाँ अगर आप लोग बुला सकते हैं उनको, आ जाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है उनके मुंह से रंगमंच के बारे में सुनना, जानना। तो ट्रेनिंग बहुत, एनएसडी की ट्रेनिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत ही उस समय जो ट्रेनिंग हमारी होती थी, तो सुबह 8 बजे से हम क्लास शुरू करते थे। तो मूवमेंट योगा शुरू में होता था, उसके बाद म्यूजिक की क्लासेस, एक्टिंग की क्लासेस, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, इनके बारे में पढ़ाई, डिस्कशन, उसको समझना, और साथ में लाइटिंग, लाइट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, कारपेंट्री, मतलब झाड़ू मारने से लेकर पढ़ना लिखना सब कुछ ही हमें वहाँ सिखाया जाता था। मास्क मेकिंग, पपेट थिएटर, इनफैक्ट हमारे साथ वो भी हुआ था स्ट्रीट थिएटर। उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ होती थी, मिलती थी, मतलब हम लोग करते थे 3 साल में। और वो ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे तक लगातार हमारा काम चल रहा है। दिन में 5-6 टीचर्स आ रहे हैं, तो वो 5-6 टीचर्स जो हैं वो अलग अलग होमवर्क हमें देते थे। तो हम पूछते थे कि सर या मैम हम कब करें, तो कहते थे ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको करना है, ये हमें पता है, बट वो प्रॉब्लम आपकी है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब रात के 3 बजे चार का काम करना पड़ता था। तो 3 साल में करीब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे इतना ही सो पाते थे। लगातार काम करते रहते थे। जो सीनियर्स होते थे उनकी जो क्लासेस या उनके जो नाटक में छोटे छोटे किरदार या कोरस के रोल में भी हम काम करते थे। तो 5-6 बजे क्लास खत्म होने के बाद उनके नाटकों की रिहर्सल के लिए हम जाते थे।
तो रिहर्सल करने के बाद फिर रात में आके 3 बजे 4 बजे तक होमवर्क करने के बाद सोते थे, और 8 बजे मतलब 8 बजे डॉट 8 बजे आपको पहुंचना ही होता था। 8 बजकर अगर एक सेकंड भी हो गया तो आउट, क्लास से आउट, बाहर। तो डिजायर है तभी हम एनएसडी पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद मुझे लगता है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेडिकेशन। तो मैं हमेशा कहता हूँ 3 डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजायर, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये 3 डी अगर आपके पास नहीं है तो सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। तो लगे रहना पड़ेगा, लगातार कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और रंगमंच का मतलब है जोड़ना, तो जुड़ते रहिए, जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को। ठीक है, आप शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ आपने कुछ और पूछा था। हम आपको सुनने बैठे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हम लोग को भी यहाँ मैं मेरा पीएचडी अवार्ड हुआ था 2013 में। अपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पीएचडी को डिस्क्राइब कर दिया। एक्चुअली मेरा मैं ड्रामा का स्टूडेंट हूँ, एमए मैंने ड्रामेटिक्स में किया और पीएचडी मेरी पेंटिंग डिपार्टमेंट में। तो क्योंकि उस वक्त मुझे कोई फैकल्टी नहीं मिली जिनके साथ मैं पीएचडी कर पाता, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी मिली। उन्होंने कहा, क्योंकि वो डिप्लोमा में हमारे साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे साथ। तो मेरा भी उस वक्त पेंटिंग के साथ रिलेट करने, ड्रामा को रिलेट करने का यही थॉट था जो सर ने बिल्कुल शब्दों में क्लियर कर दिया कि स्टेज पर खड़ा हुआ एक एक्टर जो परफॉर्म करता है वो एक लाइव पेंटिंग की तरह से होता है, जो संवाद करती है, पल पल तस्वीर बदलती रहती है। और क्योंकि पेंटिंग से ही सारी चीज़ें हमें कलर्स की मिलती है, कैरेक्टर लाइन्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं नाटक को बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। कि वो थॉट मुझे मिला तभी वो काम मैं कर पाया। उस काम को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस। मैं 2007 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया था, कुछ ऐसे ही कुछ किताबें ढूंढने, कुछ लोगों से मिलने, रुचि से मुलाकात हुई जब वो संगीत नाटक अकेडमी में थे। सो वहाँ से फ्री होकर के जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बुक शॉप में आया तो वहाँ पे किताब मेरे हाथ में आई। वो किताब थी, वो बुक थी रंग व्यक्तित्व, प्रतिभा विभाग। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने सर्वे कर, सर्वे नहीं था उसमें, हिंदुस्तान में जो फेमस रंगकर्मी उनका परिचय था, और वहाँ से मुझे मेरा पीएचडी करने का आइडिया मिला कि मैंने थॉट लिया वहीं पे कि पहले मैं राजस्थान के मॉडर्न थिएटर में एक सर्वे करूँगा। सर्वे के बेस पर जितना भी डाटा कलेक्ट होगा उस डाटा में से 5 डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करके उनके 5-5 नाटकों की डिजाइनिंग पे काम करूँगा। ये एक बेसिक फ्रेम बना। और जब मैंने अपने पीएचडी गाइड से इस बारे में डिस्कस किया तो उनको भी पता चला कि एक फ्रेम बन गया आपके पास में काम करने के लिए उद्देश्य है। तो फिर उसी को लेकर के एक फॉर्मेट बनाया, क्वेश्चन बनाए, और लगभग मैंने राजस्थान में जूनियर फेलोशिप और पीएचडी में मिलकर के 100 से ज़्यादा रंगकर्मियों से 200 रंगकर्मियों को मैंने अपना फॉर्मेट सर्कुलेट किया। 100 से ज़्यादा रंगकर्मियों ने को मैंने कनेक्ट किया, उनसे बातचीत हुई। उनमें से 5 डायरेक्टर्स सेलेक्ट हुए जो बहुत जिन्होंने प्रेरणा दी, जिनके काम से हम प्रेरणा लेते हैं। और मुझे लगा कि इनके साथ काम करने का मतलब सीखने को बहुत मिला, जानने को बहुत मिला। तो उसमें एक हमारे सत्यानारायण माथुर जो सीनियर रंगकर्मी अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, उसको बहुत एक्टिव थे। दूसरे हमारे साथ थे एस वासुदेव, वो एक राज परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी थिएटर को दी। वो मेयर से पढ़े लिखे थे और वो इंडियन थिएटर और वेस्टर्न थिएटर के प्रकांड पंडित थे। उनके साथ मैं इतना शेयर करना चाहूँगा उनकी बात कि वो अपने एक्टर्स को कभी प्रेशर नहीं करते थे। उनका साथ एक्टर बहुत सहज रहता था, ये दिलीप जी बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर कोई एक्टर एक्ट नहीं कर पाता था, बहुत पेशेंटली हैंडल करते थे। कोई एक्ट नहीं कर पाता तो धीरे से आते थे, उसके कान में कुछ बोलते थे और चले जाते थे, उसके बाद एक्टर एक्ट करते थे। ये उनकी स्टाइल का पावर थी और हमने कई बार देखा। तीसरे डायरेक्टर थे भानु भारती सर, और चौथे हमारे यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी साबिर खान साहब और डॉक्टर अर्जुन देव खान। इन 5 डायरेक्टर्स के 5-5 नाटकों की डिजाइन पे काम किया, तो बहुत कुछ समझना का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। लेकिन थिएटर एक ऐसी विधा है जहाँ पे काम बहुत है, काम करने के लिए बहुत है, लेकिन जीवन जीने के अवसर बहुत कम है।
तो हम कैसे अपने जीवन को साथ लेकर के जीवन जीते हुए, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आती हैं और अपना ये जो भूख है, दिमाग की जो भूख है, उसको भी शांत करना है। तो किस तरीके से एक रंगकर्मी अपने आप को इस क्षेत्र में आगे लेके जा सकता है, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि अभी जैसे मैं कुछ महीने पहले गुजरात में था, तो वहाँ पे मुझे थिएटर के 2 शब्द सुनाई दिए, एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर, एक प्रोफेशनल थिएटर। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो एक्टर्स को तैयार कर रहा है, और प्रोफेशनल थिएटर जहाँ पर वो सर्वाइवल ढूंढता है, लेकिन ये सब जगह उपलब्ध नहीं है। तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, वो आपको बताऊंगा। देखिए, ये एनएसटी आने के बाद ही एक बहुत ही विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे के.एस. राजेंद्रन सर, अभी इस दुनिया में नहीं है, गुजर गया है। अक्सर वो फर्स्ट ईयर में जब भी हम आए थे तब भी वो कहते थे कि हम ऐसे प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसका बाहर मतलब इंडियन सोसाइटी में, हमारे यहाँ भारतवर्ष में, जिसका कोई अस्तित्व दूर दूर तक नहीं। ठीक है, तो जब एनएसडी में हम लोग नाटक करते थे तो पैसों की कमी नहीं होती थी। भाई 5 लाख का सेट लग गया, या आप किसी नाटक, एक बार हम भूकंप के ऊपर नाटक कर रहे थे 2002 में, सन 2002 में भूकंप आया था गुजरात में, तो उसके ऊपर नाटक कर रहे थे। तो फ्रिज सेट में फ्रिज रेफ्रिजरेटर चाहिए था, तो उसमें एक क्रैक चाहिए, तो पुराना फ्रिज पे उठा के लाया गया कि भाई रख दिया गया। तो डायरेक्टर ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे ऐसा वाला क्रैक नहीं चाहिए, ऐसा कुछ क्रैक चाहिए। तो वैसा क्रैक चाहिए तो उसके लिए तो फिर आपको नया फ्रिज लाके वैसा क्रैक आपको बनाना पड़ेगा। तो वो नया फ्रिज लाके वो ऐसा क्रैक बनाया गया और सेट पे रखा गया। कहने का मतलब ये कि एनएसटी में जब आप नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तब सारी चीजें जो है अवेलेबल है, लोग वहां पर है। और जैसे कि इसका उलट हम एनएसडी से बाहर आते हैं, एनएसडी में नाटक का बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, राइट। जैसे हम बाहर आते हैं, हम नाटक करने जाते हैं और वो प्लीज आप डायरेक्ट करिए, एक नाटक बना दीजिए। हम कहते हैं प्रोडक्शन बजट कितना है? 5,000। तो 5,000 में हमने सीखा है 50 लाख में, 40 लाख में नाटक करना, और आपको 5,000 में एक नाटक बनाना है। तो जो ट्रेनिंग हमें मिली थी, सबसे पहले उसको भूलना होता था, ये उसको भूल जाइए, बाहर वो नहीं है। बाहर आपको जो संसाधन मिलेगा उसी में आपको करना पड़ेगा। तो सबसे है पहले जो है आप उसको भूलते हैं और आप जुगाड़ में काम करना शुरू करते हैं। कैसे मैं डिजाइन भी करूं और 5,000 में हो भी जाए और वो सुंदर भी लगे, भव्य भी लगे, अच्छा भी लगे, और नाटक जो है वो मीनिंगफुल भी रहे। तो सबसे पहले जद्दोजहद ये होता है। पर अभी मुझे लगता है पहले से चीजें बेटर है। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था कि आपका गवर्नमेंट का ग्रांट वगैरह जब मिलता था तभी आप नाटक कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर हो गई ये चीजें कि बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं फंड मिल सकता है। हम ट्राई नहीं करते हैं, हम रंगकर्म करते हैं, तो कहीं हम एक ही उसमें रहते हैं कि भाई हमें बस नाटक करने से मतलब है, और एक ग्रांट कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, मैं तो बस नाटक करूंगा या एक्टिंग करूंगा या रंगकर्म करूंगा। लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है, तो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत सारे फंड्स जो हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता करना चाहिए। अपने शहर में, छोटे शहर में हो, शहर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जयपुर में भी मुझे लगता है होगा, यहाँ पर भी होते होंगे, यहाँ का मुझे पता नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एक अप्रोच कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, और कुछ लोगों को तो मिल भी रहा है फंड्स, जिसके बदौलत वो कर रहे हैं। बाकी तो वो एक ही भरोसा है कि भाई आपको ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट से, तभी आप रंगकर्म को आगे बढ़ा सकते हैं या रंगकर्म को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज और लगता है कि अगर आपके अंदर जिद है, आपको अगर नाटक करना है, आपको प्रोडक्शन बनाना है, और आपको गवर्नमेंट ग्रांट आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी शायद अगर हम कोशिश करें तो मुझे लगता है कुछ हो जाता है। वो एक ताकत है, कोई दैव शक्ति है जिसको आप अगर थोड़ा सा नमन करें या बुलाएं तो कुछ ना कुछ हेल्प कहीं ना कहीं से कोई हाथ आ जाता है और आप
नाटक जो है आप जारी रख सकते हैं, पर सबसे पहले ये है कि रंगकर्म को लेकर और एक्टिंग को लेकर आपका प्यार होना बहुत जरूरी है। तभी आप इसको आगे ले जा पाएंगे या जीवन भर करते रह पाएंगे। और जीवन भर करते रहना, अभी के जो यंग जनरेशन है उनके साथ एक प्रॉब्लम मुझे लगता है, वो लोग बहुत शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ। वो एक वर्कशॉप करते हैं, 2 वर्कशॉप करते हैं, कहते हैं मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया हूँ सर, मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो थिएटर उस तरीके से पहले जैसे जो हम लोग थे, थिएटर हमारे लिए जीवन था या थिएटर हमारे लिए जीवन जीने का एक रास्ता था, अब वैसे पैशनेट लोग बहुत कम मिलते हैं। मैक्सिमम लोगों का एक जो यंगस्टर्स हैं उनका यही है कि भाई मुझे थिएटर करते हुए या अपने जो क्राफ्ट है उस पर काम करते हुए मुझे मुंबई जाना है और मुझे मुंबई में सक्सेसफुल होना है, एक्टर बनना है उस लेवल पे। कोई गलत बात नहीं, कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपको जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा, बट थिएटर अगर आप करने आए हैं तो थिएटर की जो एक डिसिप्लिन है उसके अंदर अगर आप रहते हैं और कुछ समय तक आप काम करते हैं तो मुंबई जाने के बाद वो आपको हेल्प ही करता है, लेकिन पूरी जिंदगी में आपको हेल्प करती है सारी चीजें। थिएटर की जो डिसिप्लिन, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो थिएटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हम रंग कर्म के माध्यम से हम ट्रुथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्टिंग भी वही है, भरत मुनि ने क्या कहा, आंगिक वाचिक आहार एंड सात्विक। तो सात्विक मतलब सत्य। तो आप अल्टीमेटली जब एक्टर से कैरेक्टर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैरेक्टर के ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो रंगमंच जो है हमें वो ट्रुथ सिखाता है। एक सादा जीवन जो है ना उसको मतलब सादा जीवन कैसे बिताया जाए वो सिखाता है रंगमंच। बाकी मुंबई है बहुत अच्छा, मुंबई जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री है, नेम है, फेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिंदगी से थोड़े से दूर हो जाते हैं, एक कहीं ना कहीं भूल भुलैया में आप फंस जाते हैं, बहुत शो ऑफ है, ट्रुथ वह कम है, बिजनेस ज्यादा है। बट रंगकर्म से ये ट्रुथ अगर आप लेके जाते हैं तो वहां जाके आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप भटकेंगे नहीं या आप गलत काम नहीं करेंगे। तो और रंगकर्म मुझे लगता है सबको करना चाहिए, और खासकर जो बच्चे हैं, जो एकदम नए बच्चे हैं, स्कूल में रंगकर्म जो है, ड्रामा क्लास जो है, ये मस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल हर बच्चे को सीखना चाहिए कि पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लेवल पे आप इंट्रोवर्ट है, आपको एक्सट्रोवर्ट बोलने के लेवल पे जो एक्टिंग है या थिएटर है वो बहुत हेल्प करता है। तो ये बच्चों को करते रहना चाहिए। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सीनियर अभी NSU में 3-3 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो वहाँ पर क्लास लेने मैं जाता हूँ, बुलाते हैं, तो वहाँ पर बहुत यंग लोगों के साथ बहुत बड़े लोग भी आ रहे हैं, तो सीनियर लोग भी आ रहे हैं, 50 साल के लोग भी आ रहे हैं, पहली बार थिएटर करने आए हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई आप इस एज में थिएटर सीखने क्यों आए हैं, ये एक्टिंग सीखने क्यों आए हैं? तो कहते हैं कि यार मैं बचपन से शौक था, पूरा नहीं कर पाया, आज बच्चे जो है सेटल हो गए, अब मुझे लगता है मेरे पास समय है, तो अब मैं ये करना चाहता हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं और सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि चलो बॉम्बे जाने के कारण ही सही बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं आज की डेट में। पहले मुंबई में थिएटर ग्रुप्स होते नहीं थे, बहुत कम थिएटर ग्रुप्स होते थे। आज की डेट में अगर आप मुंबई जाएंगे तो गली गली में थिएटर बन गए, या थिएटर हॉल वहाँ बहुत आसानी से आपका अवेलेबल हो जाएगा मुंबई में। 20,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 12,000 रुपये में एक दिन का किराया, आप 2-3 लोग मिलकर नाटक कर सकते हैं। ऑडियंस की लोग भी वहाँ आते हैं। तो जो लोग फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या ऑडिशन दे रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप अपने जो आर्ट है कम से कम उसको पॉलिश करते रहना, उस पर काम करते रहना, और मौके की तलाश में आप हैं तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है करते रहना पड़ेगा, निरंतर करते रहना बहुत जरूरी है। सर अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग हटके एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। जैसे कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक नया स्टैंड लिया, उन्होंने एक नया डिसीजन लिया कि 1100 साढ़े 1100 से ज़्यादा संस्थाओं को या तो पुलिस ऑफ में डाल दिया है
कूलिंग ऑफ कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए थे, तो रिजेक्ट वालों को तो उन्होंने माना, बट बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कूलिंग ऑफ में आ गई है। मुझे ये जानना है, हम सबको ये जानना है कि अब इस पर ये प्रक्रिया होने के बाद में रंगमंच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कलाकार इन योजनाओं के साथ जुड़ करके तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक भी हैं जो जिनकी आदत बनी थी थिएटर की तरफ आने की, तो वो क्या नुकसान होगा थिएटर को, और हम कैसे आगे थिएटर को देख पाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चुनौती आएंगी, क्योंकि अभी फिर से एक चुनौती सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है बहुत ही लॉकडाउन लग सकता है, जब वायरस और आ गया है, न्यूज अभी चल ही रहे हैं, तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। तो कलाकार के पास तो उसके जरिए उसकी परफॉर्मेंस ही है, जीवन जीने के लिए तो उसका माध्यम उसकी परफॉर्मेंस है, जब वो काम करेगा तभी उसका समय होगा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ असर दिखेगा पॉजिटिव? बहुत मुश्किल सवाल है ये। बेसिकली मेरा ग्रुप तो है, लेकिन मैंने कभी ग्रांट के लिए कोई अप्लाई नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। तो मैंने सुना तो है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, जिनका कूलिंग ऑफ पर चला गया है। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार दोबारा सोचना चाहिए। मैंने सुना भी था कि बीच में शायद सब लोगों ने दोबारा से रीअप्लाई भी किया है, तो शायद वो कुछ सोचे और उस पर काम करे, और करना ही चाहिए। जो एक सिस्टम या प्रथा जो इतने सालों से चला आ रहा है, उसको एकदम से बंद करना, और उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं कि उनको सोचना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल उन्होंने कह दिया कि सोना आप मत खरीदो, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो ठीक है, सोना नहीं खरीदेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो लोग सोने की बिजनेस करते हैं या जिनका सोने की दुकान है, जो कारीगर है, उनका कैसे चलेगा? तो ये प्रैक्टिकल सवाल भी सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है रंगकर्म को अगर आपको बचाना है, ये ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में अगर रंगकर्म के माध्यम से अगर आपको पैसा कमाना है, जीवन चलाना है, तो उस समय कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ था, 2 साल तक वो लॉकडाउन चला था, और उस समय कुछ ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, बट वो ऑनलाइन क्लासेस में भी वो पेमेंट वगैरह बहुत ही कम होता था। और रंगकर्म ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करना, एक्टिंग सिखाना बड़ा ही मुश्किल काम है, वो हम सब ने फेस किया है। बट हाँ, ये एक सवाल है और इसका जवाब फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अभी तो वॉर भी चल रहा है और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है, क्योंकि कलाकार के साथ स्थिति है कि जब वो उसको प्रोग्राम मिलेंगे तब उसको पैसा मिलेगा और तब उसका घर चलेगा। दर्शक के साथ स्थिति है कि जब वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा तब वो कलाकार का काम लेते हैं। जब भी कोई आपदा आती है, कलाकार का काम सबसे पहले रुकता है। सामने देखा, कोई फिर देखा था, क्योंकि हमारा मास मीडिया से जुड़ा हुआ मीडिया है, और जब हम किसी भी डिजास्टर से बाहर आ जाते हैं तो सबसे आखिर में हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले सरकार की प्रायोरिटी होती है अपने देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा करना। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वैक्यूम आ जाता है, इसको हम कैसे कवर करें, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, इस बारे में कुछ सुझाव अगर आप हमें दे पाए। तो मुझे लगता है स्कूल एक माध्यम हो सकता है। स्कूल में बच्चे आते हैं और स्कूल में अगर चाइल्ड एजुकेशन के लेवल पे चाइल्ड बच्चों के साथ ड्रामा या सिखाने के लेवल पे कहीं हम ऐसी स्थिति हम जब लॉकडाउन में चले गए, घर पे ही बंद हो गए, अब क्या करेंगे हम? मेरा प्रश्न ये है कि लॉकडाउन में आ गए, अब घर पे बैठ गए और घर पे भी एकांत में, खैर वो तो सिचुएशन ही अलग हो जाती है जब, लेकिन लॉकडाउन में हमारा काम ही रुक गया है। अब हम कैसे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि कलाकार वो पैसा नहीं मिलेगा तो उसका सर्वाइवल रुक जाएगा, और आर्ट फॉर्म के साथ दिक्कत ये है कि जब उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो आर्ट फॉर्म डैमेज होने लग जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, इस समय एक तो जो रियलिटी है वो उस समय तो कुछ हो नहीं सकता है, सच्चाई तो ये है उसमें कुछ हो नहीं सकता है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कोई हमें पैसा, अगर हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, बट उसमें मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लेवल पे आपको बहुत काम करते रहने की ज़रूरत है। उस समय कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारा दिमाग और खराब हो जाता है। बट उसमें कुछ जो NGOs वगैरह हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से कुछ हेल्प के लेवल पे हम उनसे सहायता मांग सकते हैं। बट मुझे लगता है इसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अभी मैं अपनी टैगोर स्कॉलरशिप के लिए भी काम कर रहा हूँ। मेरा जो टैगोर स्कॉलरशिप का जो सब्जेक्ट है वो यही है, भारत के कला एवं संस्कृति क्षेत्र में आपदा प्रबंधन।
जब कोविड आया था, कोविड में जिस तरह की हमने सिचुएशन देखी है, घर बैठ करके मैंने भी बहुत सारा काम किया, ऑनलाइन काम किया। इवन कलाकारों का डाटा कलेक्ट करना, लगभग 1000 कलाकारों का डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को बार बार भेजना, कलाकारों के फोन आते थे मेरे पास में कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमारे जोड़े। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर कि ये थॉट आया, फिर मिनिस्ट्री ने भी इसको थोड़ा गंभीरता से लिया कि हाँ, ये नए रिसर्चेज हैं, इस तरह के रिसर्चेज होने चाहिए। उसमें कलाकारों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत सारे सुझाव निकल के आ रहे हैं। इसमें एक सुझाव भी गुजरात में जब मेरे साथ निकल करके आया, कलाकार सहकारिता संघ, जैसे डेयरी फेडरेशन है, कोऑपरेटिव फेडरेशन में वैसे ही कलाकार सहकारिता संघ, आर्टिस्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो जिससे बिल्कुल ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कलाकार एक सूत्र में जुड़ जाएगा। तो फिर पॉलिसी भी इस तरह से आएगी, जैसे कि कलाकार सहायता कोष बने, कलाकार सहायता कोष बने, गवर्नमेंट एक बनाए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर बनाए, एक कलाकार खुद मिलकर के भी बनाए। क्योंकि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही रोक रहे हैं। पूरी तरह से गवर्नमेंट हमें सिर्फ सहयोग करती है, हेल्प करती है, ठीक है कि आप कर रहे हो, चलो थोड़ा सा सहयोग हमारी तरफ से, पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो भी गलत है। तो हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए, हमें भी अपने आर्ट फॉर्म को आगे बचाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर कार्य करना चाहिए। क्योंकि किसी ने हमें कहा नहीं था कि भैया आओ थिएटर करो, हम अपनी इच्छा से आए थे, तो रास्ता भी हमें खुद को ही बनाने पड़ेंगे। बट क्योंकि देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा करना हमारी सरकारों का ही दायित्व है, इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं से यही मदद की मांग करते हैं और वो प्रयास भी करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी देखते हैं। तो खासकर डिजास्टर्स के टाइम पे तो जैसा हमने देखा ही था, उस वक्त किसी में कोई भेदभाव नहीं था, हर व्यक्ति जो समर्थ था वो दूसरे लोगों की मदद कर रहा था, घर से निकल के रिस्क लेकर के उन्होंने मदद की, ये हमने बहुत देखा था। अब सिचुएशन वापस से वैसे आ रही है, तो अब लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो हम मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिलेगा। सर बस एक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, बट कलाकार के बीच में मैंने ये देखा है कि अक्सर हमारे अंदर यूनिटी की बहुत कमी है, ये दिक्कत है जो मैंने देखा है, ये महसूस किया है, एक्सपीरियंस भी किया है। आपस में यूनिटी की बहुत कमी है कि हमारा ग्रांट मिल जाए, हमें मिल जाए, आपको ना मिले बैठना, बट एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं जाके किसी कल्चरल मिनिस्ट्री में या कहीं पर जाके किसी मंत्री या जो आपके यहाँ के जो लोकल MLA हैं या MP हैं उनसे जाके हम बात करें, कुछ लेटर्स दे। ये बहुत अच्छा सुझाव है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग सिर्फ रंग कर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। सर दिलीप जी हैं, हाँ दिलीप जी, मैं जानता हूँ, परिवार से आते हैं, बिल्कुल 200 वर्षों से ज्यादा का इनकी परंपरा है। हाँ, आज भी जिस भी परिस्थिति में अपने तमाशों को बचाए रखने का प्रयास, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ऐसे कलाकारों के भी अगर ग्रांट इस तरह से रुक जाते हैं तो बहुत इफेक्ट होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल, बहुत। तो बट हमें मिल की काम करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जाएंगे तो कोई आपको सुनने वाला है। और आप सही कह रहे हैं कि 700-800 लोगों में एक ग्रुप बनाया हुआ है, वाकई में चर्चा चल रही है, लेकिन वो इतना सहमे हुए हैं कि हम कल्चर मिनिस्टर क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते, जाना चाहिए। कलाकार जो है ना, वो कलाकार की जो सिचुएशन है सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कलाकार को भी पूछ नहीं रहा है, मतलब वो ठीक है एंटरटेनमेंट कर रहा है, जब आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ कलाकार शोभा बढ़ा देता है, बट उसके बाद कलाकार को कोई पूछता नहीं सोसाइटी में, उसका वो स्टेटस नहीं बना, नहीं है, अभी स्टेटस नहीं है। सच्चाई नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा है प्लीज कि हम रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार तो हैं नहीं, और रंगमंच का एक ग्रुप भी बहुत छोटा है, लेकिन इसके बीच में उसी को बात पड़ती है या वही चुप रहता है, ऐसा क्या है? क्यों इसकी सुनवाई? देखिए, सुनवाई इसलिए नहीं होती, मुझे लगता है कि इस लेवल पे कोई मतलब मुझे मेजर जो प्रॉब्लम लगती है हमारे अंदर यूनिटी की प्रॉब्लम है। हम अगर सब लोग इकट्ठा हो जाए ना तो ही सरकार कुछ करे। सब यहाँ पर बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है कि मुझे अपना ग्रांट मिल गया, मेरा काम हो गया, या मेरा चल रहा है, तेरा नहीं चल रहा है तो मर गए। सच्चाई तो ये है। सो यह डिवाइड एंड रूल, आपको दे दिया, मुझे नहीं दिया, उनको दे दिया, उनको नहीं दिया, और यही चल रहा है।
तो लगता है कि डिवाइड खुद ही हो रहा है आके। खुद ही हो जाता है, खुद ही करने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर वो तो अपने आप ही बन जाता है। कलाकारों को जो होना होगा, कलाकारों को अपनी बात तरीके से भी रखनी होगी। और इस टाइप की जो डिस्कशन है ये टॉपिक मुझे वैल्यूबल लगा, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर और कहीं ना कहीं हमें बात करनी चाहिए, डिस्कशन करते रहना चाहिए कि भाई ऐसे आपदा के समय हम क्या करें। कई बार मन में उसमें थॉट आता था कि मैं रेडी रह के मुंह में मास्क लगा के निकल जाऊँ कोरोना के दौरान, एक्टिंग सिखा लो ऐसा मन में आता। तो सर कुछ और आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमें यंगस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, अगर किसी का कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो आराम से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे सवाल का जवाब आता होगा मैं दे दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं बोलूँगा सॉरी नहीं आता है। तो बताइए आप लोगों में से कोई अगर हैं कुछ सवाल आपके मन में है। जी सर प्लीज बताइए। अरे बैठिए प्लीज सर, बैठिए। मेरा माइक ही ये माइक से रिकॉर्डिंग सर 3 चीज है या 2 चीज है, थिएटर, म्यूजिक, फिल्म और वास्तविक जीवन की धारणा, यानी कि अपन जो डेली बोलते हैं शब्द या है जब अपन घर का काम कर रहे होते हैं तो गाना बहुत अच्छा गा देते हैं, जब घर का काम कर रहे होते हैं तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि शायद बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाए। लेकिन जब स्टेज पे आते हैं, पहले तो ये चीज़ है कि उम्र की क्या धारणा होनी चाहिए। उम्र जैसे मेरी उम्र सपोज करें कि दिलीप सर की उम्र भी बहुत है, बगल में संजय जी उनकी भी उम्र बहुत है, मेरी उम्र उनसे बहुत कम है। लेकिन अब ये घर में कहते हैं, घर में कुछ कहते हैं भाई नाटक मत करे, आई नाटक करियो से। तो लेकिन इसकी जो धारणा होती है, ये स्टेज पे इसको पलट के कोई बुजुर्ग है वो यहाँ के राजस्थान के लेवल से ये अब एनएसडी की बात करें, राजस्थान के जयपुर के लेवल पे इसको कैसे सिचुएट करें, इसको फ्रेम करें स्टेज। मतलब आपका कहना ये है कि आप घर में बहुत अच्छा नाटक इन द सेंस कि एक्टिंग अच्छा कर लेते हैं, अच्छा गाना गा लेते हैं, बट वही जब आप स्टेज पे करने आते हैं तो आप नहीं कर पाते, ऐसा है ना। तो इसके लिए सर एक तो निरंतर जो है प्रैक्टिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि सर आपका आंसर ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका आंसर ये है कि आप ना शीशे के सामने रोज शीशे के सामने बोलिए, आपका डर खुद निकल जाएगा। आप स्टेज पे आएंगे, आप वहाँ भी ये सोचिए कि आपके सामने शीशा रखा है और आप बोल रहे हैं, ट्रस्ट में आपका सारा डर जो भी आपकी ये चीज़ है सारी खत्म हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं तो करता हूँ, मैं अदर देन पूछ रहा हूँ ये। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम है, एक तो प्रैक्टिस की कमी, तो एक एक्टिंग जो है, एक एक्टिंग तो है, अभिनय तो है ही, अभिनय का भी क्राफ्ट है। सो कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, या उस पर काम करना, ये निरंतर काम करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है 3 एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीवन जीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से आपको बहुत अच्छे एक्टर बनना है या थिएटर में आपको काम करना है या रंग करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है हमारे अंदर है, बट वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का चाहिए होता है। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि हम एक समय में 4 काम करते हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, हम फोन में बात भी कर रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का जो साइकिल है वो बिगड़ता है, वो खराब होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन बहुत कुछ हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन है देखना, समझना और वैसा बन जाना। फ्रॉम एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको देखा, मैंने आपको समझा, मैं आप बन गए, मतलब कैरेक्टराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। एंड थर्ड वन इज इमेजिनेशन, कल्पना। तो कल्पना जो है ये ऑलरेडी हमारे हार्ड डिस्क में ऑलरेडी कल्पना करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो सब कुछ है, बट उस मैकेनिज्म को और बढ़ाने की हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। अब ये 3 चीज जो है, ये 3 चीज आपके पास तब आता है जब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी आपके पास है। तो हम रिलैक्स नहीं होते, तो रिलैक्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहां मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर ये प्रेशर ऑलरेडी अगर अंदर ही होगा कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, सब लोग सुन रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे,
अगर इतना ज्यादा मैं सोचूंगा तो शायद मैं ये सारी बातें जो अभी तक कर पाया या कर रहा हूं वो शायद मैं नहीं कर पाता। तो सबसे पहले है रिलैक्सेशन। तो आप घर में इसलिए कर पाते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर में होते हैं जहां पर आप पूरी तरीके से आपका शरीर आपका मन रिलैक्स है। जैसे ही आप स्टेज पे पहुंचते हैं आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है और आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आता है कि 10 लोग मुझे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरी तो इतनी एज हो गई है, मेरा सोच सही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सारी नेगेटिव थिंकिंग जैसे ही आपके अंदर पैदा होगा वैसे ही जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण आपकी ब्रीथिंग पे सबसे पहले असर पड़ता है। ब्रीथ आपका जो है ऑफ एंड ऑफ हो जाता है, कहीं ना कहीं अब शिवरिंग होती है आवाज पे, शरीर लड़खड़ाता है, कांपता है, फिर सुर तो कभी नहीं लगेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम इसकी प्रैक्टिस और एक जो आर्ट फॉर्म है जो उसकी प्रैक्टिस हमें निरंतर करते रहना पड़ेगा। अगर हम साह लगाने की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो हमारा भी साह लगना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेज के बाहर अगर हम 100 बार या करोड़ों बार साह लगाएंगे तो ही कॉन्फिडेंट होंगे कि स्टेज पे जाके बिना हारमोनियम के भी हम साह लगा देंगे। और किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, क्योंकि समय हो रहा है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो कल से जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप शुरू होने वाला है उसकी एक वर्कशॉप जो चल रही है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में आना शुरू हो गए तो और भी टीम आ जाएगी। तो अगर आपको पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज में फाइंड आउट करें। ओके ठीक है, तो चिन्मय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, क्योंकि इतने 1 घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं और बिल्कुल किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं दिख रहा था कि आप बोर फील कर रहे हैं और किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, कोई रील्स नहीं देख रहा है। अक्सर कहीं भी जाते हैं कहीं बात करते तो लगता है कि 50 या 100 लोग हैं, उसमें से 20, 30, 40 लोग तो मोबाइल पे रील्स चलता रहता है, कोई सो रहा होता है, कोई इमेजिनेशन में लगे हुए होते हैं। तो अच्छी बात है, चंद लोग हैं, कम लोग हैं, तो बहुत एटेंटिव हैं और ध्यान से आप सुन रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी पूरे दिन सुन सकते हैं आपको। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। होता यही है कि थिएटर करने वाला जो रंगकर्मी है या थिएटर करने वाला जो आर्टिस्ट है, वो अगर कोई एक्सपर्ट बैठता है तो उसको सुन करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए वो सुनना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। चिन्मय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जवाहर कला केंद्र का आभार प्रकट करते हैं, आप सभी का भी आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया है। और ये आयोजन और इसी तरह से हम करते हैं, इसकी भी हम कामना करते हैं, इसी तरह से भविष्य में भी आप सभी का सहयोग मिलता रहे। आप सभी यहाँ पे बता रहे हैं।